हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आशा करता हूँ कि आप लोग अपने लाइफ में बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और मस्त होगे। अब देखो, मैं यहाँ से बस आशा ही कर रहा हूँ कि आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे, टेस्ट वेस्ट दे रहे होगे। लेकिन देखो, रियलिटी में क्या है ये बात आपको भी बहुत अच्छे से पता है, मुझे भी बहुत बढ़िया से पता है कि आप कितना पढ़ रहे हो, कितना प्रिपरेशन हुआ है अभी। ठीक है? तो देखो, नज़दीक आ रहा है समय अब, है ना? तो आपके उस जर्नी के कुछ मुश्किल राहों पे, अब सर मुश्किल राहों क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में बात करें आगे। तो आपके उस एंटायर जर्नी के कुछ मुश्किल राहों पे हाथ थामने के लिए हमने आपके लिए एक सीरीज़ को शुरू किया है जिसका नाम है बायोबली सीरीज़। यस, इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम बाहुबली सीरीज़। इसमें हम लोग क्या कर रहे होंगे, समझते हैं इस बात को। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं उस मुश्किल राहों का, है ना? देखिए, वो क्या है, वो मुश्किल राह है जो आपके जर्नी में आता है। आप जब क्लास 11 12th में जब आप पढ़ते हो बायोलॉजी, चाहे बोर्ड्स क्लियर करो या फिर आप नीट का प्रिपरेशन करो, सीयूटी का प्रिपरेशन करो, तो कुछ ऐसा कॉमन एरियाज़ है, कुछ ऐसा कॉमन एरिया है जो या तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, और अगर समझ में आएगा तो उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। जैसे क्लास 11th में आप पढ़ोगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिर भी आपको ठीक लगता है, बट प्लांट फिजियोलॉजी, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट किंगडम का जो लाइफ साइकिल वाली बातें हैं, ये सब एरियाज, अच्छा नर्व कंडक्शन देखो फिर, तो ये सब चीज़ या तो समझ नहीं आएगा, और या तो समझ आएगा तो उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। क्लास 12th में मेंडेलियन वाला जो जेनेटिक्स है वो फिर भी आपको समझ आ जाएगा, क्यों? क्योंकि आपने उसके बेसिक्स को कहीं ना कहीं क्लास 10th में पढ़ रखा होता है। बट जैसे ही आप मूव करोगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो फिर दिक्कत करेगा। वो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, एमआरएनए, लाइक ऑपरन, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग का जो उसका जो कुछ जो 5 6 पेजेस है जिसमें आपको न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए के बारे में आपको बताया जाएगा, वो प्रॉब्लम करता है। अच्छा, ये जो न्यूक्लिक एसिड है ना, डीएनए, आरएनए, ये पीछा आपको ऐसे भी नहीं छोड़ेगा जब तक आप जिंदा हो, तब तक जीवन में भी, और अगर पीसीबी में हो तो सिलेबस में भी। ये जो डीएनए आरएनए का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका क्लास 11th में आपका सेल वाले चैप्टर में है, बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में है, फिर आपका क्लास 12th में आपका जेनेटिक्स में है। इतना ही नहीं, केमिस्ट्री के पार्ट 2 बायोमोलिक्यूल, पेज पेज नंबर 426 से लेकर के 434, ओल्ड एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट सब कुछ सेम टू सेम बात दिया हुआ है हर जगह पे। तो ये समझो कि जेनेटिक मटेरियल का जो कॉन्सेप्ट है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना? तो इस सीरीज में हम लोग वो इंपॉर्टेंट चीज़, वो टफ चीज़ जिसका वेटेज भी ज़्यादा है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, समझ नहीं आता, और समझ अगर आता है तो उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, उसको हम लोग कवर कर रहे होंगे बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, एकदम मेरे स्टाइल में कवर कर रहे होंगे। अब हो सकता है कुछ लोग मुझे जानते हो पहले से, मैं किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ सालों से, और यूट्यूब चैनल पे मैं काफ़ी लंबे समय से हूँ, 3 4 साल से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, बट कंसिस्टेंट नहीं हूँ। तो बहुत सारे चैनल मैं बदल चुका हूँ, 2 3 चैनल मैंने बनाया था अपना। तो ठीक है, और भी कुछ बहुत सारे ऑब्स्टेकल हैं लाइफ में, प्रॉब्लम्स तो आते ही रहेगा, इन सब चीज़ों को साइड करते हैं। तो जो लोग पहले से जानते हैं अच्छी बात है, और जो नहीं जानते वो धीरे धीरे जान जाएंगे। ठीक है? तो हम लोगों का ये जर्नी है वो शुरू करते हैं हम लोग, जिसमें आज हम लोगों का टॉपिक है जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, ये जो वीडियोज़ है ये किसके लिए रहेगा, कौन कौन इस वीडियो को देख सकते हो? हमारा जो भी वीडियोज़ रहेगा, वो कोई भी बच्चा, चाहे वो क्लास 11th का हो, एकदम कुछ नहीं पढ़ा है, वो झंड हो गया उसका लाइफ, आगे उसका बायोलॉजी को बी भी नहीं आता उसको, अगर आपको बेसिक्स नहीं आता, वीक हो, बहुत कमज़ोर हो, जैक बोर्ड से हो, कुछ भी हो, बेसिक्स से लेके एडवांस लेवल तक टच करेंगे हम लोग, एकदम समझ में आएगा। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, ये बात सबको पता चल चुका है, बहुत बढ़िया बात है ये। लेकिन एनसीईआरटी को हम लोग डिक्टेट नहीं कर रहे होंगे, डिकोड कर रहे होंगे। डिक्टेट करने में, डिकोड करने में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है हम लोग आगे समझेंगे इसको। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने लाइफ में, अपने जर्नी में, क्योंकि जीवन में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है? तो अब सबसे पहले, हु कैन वॉच दिस वीडियो? अगर आप अभी क्लास 11th में हो, या आप क्लास 12th में हो, या आपका अपकमिंग नीट एग्ज़ाम या फिर आपका सीयूईटी एग्ज़ाम है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है? इस टॉपिक में हम लोग, इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे होंगे जेनेटिक मटेरियल, दैट इज़ द टॉपिक ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है? न्यूक्लिक एसिड्स जहाँ पर भी है वहाँ पे हम लोग सब कुछ को कवर करेंगे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात, देखो डरना नहीं, अगर आप क्लास 11th में हो ना, बिल्कुल नहीं डरना। देखो, क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल, पेज नंबर 149, 151, 152, ओल्ड एनसीईआरटी,
सेल वाला चैप्टर पेज नंबर 138 139, इन सभी जगह पे जेनेटिक मटेरियल है दिया हुआ। क्लास 12th में फिर आपका मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, शुरुआत के जो पेजेस हैं पेज नंबर 96 से लेकर 99, न्यूक्लिक एसिड है दिया हुआ, एग्जैक्टली सेम टू सेम दिया हुआ है। देखो मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ कि मैं जो है आपको मैं यहाँ से रिलेट करूँगा वहाँ से रिलेट करूँगा, बहुत बड़ा मास्टर हो गया तुम स्टार टीचर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, एग्जैक्ट सेम टू सेम रहेगा, आपको समझ में आएगा अच्छे से, तो डरना नहीं कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। आप इस वीडियो को देखो, आपको जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड आपको सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग मूव करते हैं इसमें। ठीक है, अब हमारे पास में इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, थोड़ा सिंपल करते हैं चीज़ों को। ठीक है, देखो आप ध्यान से समझना। आप समझो कि आपके पास ना दो मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, एक जो मोबाइल फ़ोन है आपके पास वो है एप्पल वाला। ठीक है, और दूसरा मोबाइल फ़ोन है कोई अदर ब्रांड का। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, एक जो मोबाइल फ़ोन है ना उसका फीचर्स कैसा होगा वो डिपेंड करेगा उसके सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, तो इसका जो एप्पल का जो सॉफ्टवेयर होगा समझो कि वो iOS सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, और जो कोई अदर ब्रांड का सॉफ्टवेयर है, मतलब अदर ब्रांड का जो मोबाइल है हो सकता है उसका सॉफ्टवेयर कैसा वाला हो, एंड्रॉयड वाला हो, है ना। तो अब मोबाइल का फीचर्स डिपेंड करेगा उसके अंदर का सॉफ्टवेयर कैसा है। iOS है तो बढ़िया एप्पल जैसा दिखाई देगा, एंड्रॉयड वाला है तो नॉर्मल दिखाई देगा, है ना। ठीक उसी तरीके से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाँ भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म वही होता है जो सेल का बना हुआ है, जो सेल का नहीं बना हुआ है वो नॉन लिविंग होता है। ये बात पता लग चुका था कहाँ, सेल थ्योरी में। वापस आते हैं हम लोग। तो पॉइंट ये है कि एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना उसके सेल के अंदर में वो सॉफ्टवेयर होगा, जो सॉफ्टवेयर के पास वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन होगा कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा दिखाई देगा, कैसा फीचर्स होगा उसका, वो चलेगा कि दौड़ेगा कि दहाड़ेगा, या चौड़ा होगा लंबा होगा कैसा होगा, सब कुछ। ओके, तो इट मीन्स हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना उसके पास अपना खुद का यूनिक सॉफ्टवेयर होगा। करेक्ट है, और उसी सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। आई होप कि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ये बात समझ में आ रहा होगा, है ना। थोड़ा सा और एक बात को क्लियर करते हैं। मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है जिसका एग्जाम्पल या तो डीएनए और आरएनए होगा, वो क्या करेगा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखेगा, है ना। सारा का सारा इंफॉर्मेशन वो स्टोर करके रखेगा, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। आपके सामने ये जो डायग्राम जो दिख रहा है ये क्लास 11th का जो सेल वाला चैप्टर है वहाँ से उठाया हुआ है। आपको दिख रहा होगा कि ये जो सेल है ना इसके अंदर में ये क्या दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस दिख रहा है ना, और ये न्यूक्लियस के अंदर में ये क्या हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, ओके। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या करेगा, वो स्टोर करता है, किसको स्टोर करता है, ये स्टोर करेगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास है एक सेल। ठीक है, और ये सेल के अंदर में क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस है ना इसके अंदर में है क्या, ध्यान समझना, इसके अंदर में है कोई एसिडिक सब्सटेंस। ठीक है, और ये जो एसिडिक सब्सटेंस है ना ये एक्ट करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और ये जो जेनेटिक मटेरियल है जिसका एग्जाम्पल होता है या तो डीएनए या तो आरएनए। ठीक है, अब ये जेनेटिक मटेरियल इसीलिए है क्योंकि ये क्या करेगा, स्टोर करेगा, किसको स्टोर करेगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा। ध्यान देना आप, न्यूक्लियस के अंदर में पाया गया कोई एसिडिक सब्सटेंस, हाँ ये वही वाला एसिडिक सब्सटेंस है जिसको 1869 में फ्रेडरिक मेशर अपना खुद का नाम देते हैं न्यूक्लीन। याद आ रहा होगा आपको शायद, एनसीईआरटी में लिखा हुआ ये सारा बात। तो आप समझो कि एसिडिक सब्सटेंस पाया गया जो कि एक्ट करेगा एज अ जेनेटिक मटेरियल जिसका एग्जाम्पल होता है क्या, डीएनए आरएनए। इसी जेनेटिक मटेरियल को हम लोग एक और भी नाम देते हैं, उसका नाम क्या है, न्यूक्लिक एसिड। मतलब ये जो न्यूक्लिक एसिड है ना इसका ये एग्जाम्पल है कौन कौन सा, डीएनए और कौन सा, ये आरएनए। अब आप बोलोगे सर ये जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें डीएनए आरएनए कैसे आया, तो हो सकता है कि अगर आप बोल दो कि भाई डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना,
और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अब बोलोगे सर देखो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में ये जो लास्ट में देखो वर्ड न्यूक्लिक एसिड लिखा हुआ है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, अब यहाँ पे राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो दोनों के लास्ट में न्यूक्लिक एसिड आ रहा है, इसीलिए जो न्यूक्लिक एसिड है उसके अंदर में डीएनए और आरएनए आता है। नहीं ऐसा नहीं है ना, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तो समझो कि बात कैसा है। ठीक है, ध्यान से हम लोग एक एक चीज को समझते हुए चलते हैं। न्यूक्लियस में पाया जाने वाला, ठीक है, न्यूक्लियस में पाया जाने वाला ये एसिडिक सब्सटेंस है, इसीलिए न्यूक्लियस के लिए वर्ड क्या आ गया, न्यूक्लिक, और एसिडिक के लिए क्या आ गया, एसिड। मतलब न्यूक्लियस में पाया जाने वाला कोई एसिडिक सब्सटेंस है जो कि एक्ट करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, जिसका एग्जाम्पल है डीएनए और आरएनए। समझ में आ रहा है बात को आप? अब आप बोलोगे कि सर आपको कैसे पता कि उसका जो नेचर है वो एसिडिक नेचर का था, तो आगे बताएंगे कि भाई एसिडिक नेचर का कैसे है। ठीक है, चलिए आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, कि कैसे ये टॉपिक लिखा हुआ है न्यूक्लिक एसिड जिसके अंदर में डीएनए और आरएनए लिखा हुआ है। करेक्ट है? ओके। तो यहाँ से अब हम लोग जो है ना ये कंक्लूजन तक हम लोग पहुँच चुके हैं कि आप बोलोगे कि भाई ये जो न्यूक्लिक एसिड है ना, ये जो न्यूक्लिक एसिड है ना उसके अंदर में क्या क्या आता है, उसके अंदर में आता है डीएनए और आरएनए दोनों आता है। ठीक है, चलिए अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है उसका अपना कोई स्मॉलेस्ट यूनिट होता होगा, है ना, तो ये बना हुआ होता है किसी स्मॉलेस्ट यूनिट का, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, हाँ, डीएनए को हम लोग पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत सारा छोटा छोटा न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल का बना हुआ है, इसीलिए डीएनए को हम लोग पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये जो न्यूक्लिक एसिड है ना इसको डीएनए आरएनए कह रहे हैं, ये सबसे छोटा जो यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, और ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये 3 सब्सटेंस का मिलकर बनता है। पहला जो सब्सटेंस है उसको हम लोग कहते हैं शुगर। ठीक है, दूसरा जो सब्सटेंस है उसको हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट। ठीक है, और जो तीसरा वाला है उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं कि भाई ये क्यों आया है ना, और क्या होता है ये समझते हैं एकदम ध्यान से। ठीक है, जब आप देखोगे ना स्ट्रक्चर डीएनए का, एकदम ध्यान से देखना। ठीक है, जब आप देखोगे स्ट्रक्चर डीएनए का तो आपको दिखाई देगा कि एक लाइन भी आपका एनसीईआरटी कहता है कि डीएनए का जो स्ट्रैंड है ना, ये एक स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड, ये डीएनए का स्ट्रैंड बनता है किससे, शुगर फॉस्फेट बैकबोन से। क्या होता है शुगर फॉस्फेट बैकबोन, समझते हैं। ये जो स्ट्रैंड है ये बना होगा किसका, तो ये बना होगा शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, है ना, ये बना हुआ किसका, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। मतलब जो न्यूक्लियोटाइड जो कि 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, शुगर फॉस्फेट नाइट्रोजन बेस, उसमें से ये शुगर और फॉस्फेट कहाँ चला गया, स्ट्रैंड के फॉर्मेशन में चला गया। और ये जो नाइट्रोजनस बेस है वो कहाँ चला गया। अब देखो आप जब देखते होगे डीएनए को तो आपको इस तरह का डंडा ऐसा चीज़ दिखता है बीच में, डंडी ऐसा, है ना, इसको अगर आप जूम करके देखोगे, है ना, तो आपको दिखाई देगा अंदर में क्या, यहाँ पे आपको हो सकता है दिखाई दे छोटा छोटा नाइट्रोजनस बेसिस, एडेनिन जुड़ा हुआ है थाइमीन के साथ, है ना, साइटोसिन जुड़ा हुआ है ग्वानिन के साथ। सर आपको कैसे पता कि एडेनिन थाइमीन के साथ ही जुड़ेगा, एक एक चीज़ क्लियर करेंगे, समझाएंगे पूरा पूरा। ठीक है, बने रहिए। फिलहाल आपको ये सब बताइए कि कौन सा चीज़ कहाँ पर है और क्यों है। करेक्ट है, ये जो शुगर है एक एक करके हम लोग पहले शुगर को पढ़ेंगे, फिर हम लोग फॉस्फेट को पढ़ेंगे, फिर हम लोग नाइट्रोजनस बेस को पढ़ेंगे। ठीक है, तीनों को पढ़ के फिर तीनों को मिला के न्यूक्लियोटाइड बना देंगे, और न्यूक्लियोटाइड मिला करके फिर डीएनए बना देंगे, तो टॉपिक हो जाएगा ये वाला खत्म न्यूक्लिक एसिड का। करेक्ट है, चलिए आइए तो हम लोग हेडिंग डालते हैं। पहला वाला क्या है, पहला वाला का हेडिंग है शुगर, है ना। तो भाई ये जो शुगर है ना, इस शुगर को हम लोग पेंटोज शुगर भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं पेंटोज शुगर, क्योंकि ऑर्गेनिक के भाषा में पेंटोज का मतलब होता है 5 कार्बन का मौजूद होना, ये शुगर। ठीक है, और अब ये जो शुगर है ना इसका नाम होता है राइबोज। अब इसमें से कोई बुद्धिजीवी होंगे बोलेंगे सर नहीं राइबोज नहीं, डीऑक्सी राइबोज होता है,
ठंड रखो, समझो और सुनो ध्यान से, ठीक है। ध्यान देना अब। तो आपको सिखाते हैं, है ना, कि शुगर कैसे बनाना है। देखो ध्यान दो। आप पहले बनाना ऊपर में एक ऑक्सीजन, ठीक है, और बनाना ऐसे झोपड़ा जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। झोपड़ा मतलब हट, जैसे ये होता है ना हट वाला स्ट्रक्चर, वैसे, है ना। इसको बस थोड़ा टेढ़ा कर देना है, ठीक है। तो ये बन गया क्या, आपका बन गया ये शुगर। देखो अब ध्यान से, इसमें कितना कार्बन था, 5 कार्बन। भैया ये 1 कार्बन है ना, और ये यहाँ पर 2 कार्बन, और यहाँ पर 3 कार्बन, ये 4 ही कार्बन है जी। इसको फिर आगे बढ़ा दो, CH2OH, ये कितना कार्बन हो गया, ये 5वां वाला कार्बन हो गया। 5 कार्बन क्लियर है पूरा। अब ध्यान दो, एकदम सिंपल सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे OH और H, ठीक है, और यहाँ पे H और OH, यहाँ पे भी H और OH, ठीक है। और अब यहाँ पे भी देखो ये OH है, तो यहाँ पर H है ना। आप समझो, बाहर बार में क्या है, OHH OHH, अंदर में क्या है, HOH HOH। क्लियर है बात? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। ये जो शुगर जो बना ना हमारा, ये जो शुगर है ये कौन सा है, ये राइबोज शुगर है, ठीक है। अब ये जो राइबोज शुगर है हमारे पास, ये राइबोज शुगर में क्या होता है समझिए एकदम अच्छे से। राइबोज वाले शुगर में क्या होगा ना, कि इसमें होने लगता है डीऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजन के ऐड होने को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेशन, है ना। ऑक्सीजन के डिलीट होने को हम लोग बोलेंगे डीऑक्सीजनेशन। कार्बन डाइऑक्साइड के ऐड होने को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड के डिलीट होने को हम लोग बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। करेक्ट है? आओ देखो, तो यहाँ पे होगा क्या, डीऑक्सीजनेशन कहाँ होगा, एट द सेकेंड कार्बन, ठीक है। तो ये जो सेकेंड वाला कार्बन है ना, इसका जो O है ना, वो O रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये सेकेंड वाले कार्बन पे ही O क्यों रिमूव हुआ, बाकी जगह पे भी तो है, यहाँ पे है, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ। इसका जवाब अब मैं आपको दे देता हूँ, बट आपको समझ नहीं आएगा अभी, कुछ देर के बाद समझ में आएगा। ध्यान देना, सुन लो पहले, मानोगे नहीं, क्यूरियोसिटी रहेगा, सुन लो पहले। बाकी जितने भी OH है ना, या बाकी जितने भी O है ना, वो सभी कहीं ना कहीं बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ये बनाएगा आगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये बनाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना, ये भी बनाएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो सभी लोग बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। अरे भाई ऐसे सोचो कि जो जो इन्वॉल्व होता है, कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है घर में, उसको पेरेंट्स नहीं बोलते भाई ये काम तू कर। तो आप बैठे हुए अगर हो ना, अगर आप पढ़ नहीं रहे, अगर बैठे हुए हो, तो अब कुछ ना कुछ काम आपको मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करें, फिर पढ़ाई का बहाना करेंगे, हाँ नहीं हम पढ़ रहे थे, है ना। तो वैसे ही ये खाली फ्री बैठा हुआ था, तो इसको बोला भाई चल तू डीऑक्सीजनेशन कर, ठीक है। एक्चुअल बात ये है कि ये एक तरह का केमिकल मॉडिफिकेशन है, जो कि डिफरेंशिएट करेगा फिर DNA को और RNA को, जो आगे हम आपको बताएंगे। लॉजिकल है वो बहुत ज़्यादा। चलिए आगे बढ़िए। तो डीऑक्सीजनेशन होता है कहाँ पे, सेकेंड वाले कार्बन पे। तो कैसा बन जाएगा, ये एग्जैक्ट सेम टू सेम होगा। देखो अब कैसा होगा, क्या सिखाया आपको, यहाँ पे बनाइए एक ऑक्सीजन, फिर ऐसे झोपड़ा वाला स्ट्रक्चर, है ना, सुंदर नहीं दिख रहा है, हाँ, झोपड़ा ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन है, CH2OH, ये हो गया 5वां वाला कार्बन, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, OHH, ठीक। यहाँ पर HOH होता, लेकिन ये सेकेंड वाला कार्बन पे O तो गायब हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ H होगा। और यहाँ पर HOH है ना, और यहाँ पर OH है, तो यहाँ पर H हो जाएगा। देखो एग्जैक्टली सेम टू सेम है। सेकेंड वाले कार्बन पे क्या किए, डीऑक्सीजनेशन कर दिए बस, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे राइबोज शुगर, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजिनेटेड वाला राइबोज शुगर, ठीक है। चलिए, हो सकता है क्वेश्चन पूछे कि भाई बताओ कौन सा शुगर पाया जाता है DNA में और RNA में, है ना। विच टाइप ऑफ शुगर इज फाउंड इन DNA में बताओ, और RNA में बताओ कैसा शुगर पाया जाता है। तो आप अब देखो अच्छे से, ये जो राइबोज है ना, अगर हम लोग फुल फॉर्म अगर लिखें
डीएनए का, तो फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मतलब ये जो डीऑक्सी शब्द है वो कहाँ से आया? डीऑक्सीजनेटेड से आया। और राइबोज शब्द के लिए क्या आया? राइबो आया। मतलब ये जो डीऑक्सीजनेटेड वाला जो राइबोज शुगर है, ये अगर मिल गया फॉस्फेट के साथ, फिर अगर मिल गया नाइट्रोजनस बेस के साथ, तो मिल के क्या बना देगा? न्यूक्लियोटाइड बना देगा। और न्यूक्लियोटाइड 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 मिल करके न्यूक्लिक एसिड बना देगा। मतलब क्या बना देगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बना देगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के खुद के नाम में ही इसका आंसर लिखा हुआ है कि भाई डीएनए में क्या पाया जाएगा? डीऑक्सी वाला राइबोज पाया जाएगा। लेकिन जो आरएनए है, देखो ध्यान से, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो राइबो के लिए शब्द क्या है? राइबोज, है ना। और ये राइबोज जब जुड़ जाएगा फॉस्फेट के साथ और नाइट्रोजनस बेस के साथ तो एक न्यूक्लिक एसिड बन गया। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। मतलब आरएनए में क्या पाया जाएगा? तो आरएनए में जो शुगर पाया जाएगा उसका क्या नाम होगा? राइबोज नाम होगा, है ना। तो आई होप ये सिंपल क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी पे एक और हम लोग ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा सा करते हैं, है ना। ठीक है। Which type of sugar is फाउंड इन आरएनए? ठीक है। और ये जो है ना, ये आपका मल्टी करेक्ट है। ठीक है, आइए करते हैं। तो ये जो है पहला वाला ऑप्शन है राइबोज, दूसरा वाला ऑप्शन है डी ऑक्सी राइबोज, तीसरा वाला ऑप्शन है पेंटोज शुगर, और इतना ही रखो, है ना। चलिए बनाइए, पॉज करके आप बनाना। देखो सॉल्यूशन अब ध्यान से। तो सॉल्यूशन में क्या है भाई? पेंटोज शुगर तो हम लोग दोनों को ही बोलते हैं ना, चाहे वो डीऑक्सी वाला हो या फिर वो नॉर्मल राइबोज वाला हो, है ना। पेंटोज शुगर तो दोनों को ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि पेंटोज मतलब 5 कार्बन वाला, तो ये पेंटोज वाला भी होगा, और आरएनए पूछा तो राइबोज होगा, है ना। दोनों टिक मारेंगे हम लोग, ये बात को ध्यान देना। चलिए अब ये शुगर हो गया कंप्लीट, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस में बढ़ेंगे अब आगे? सेकंड वाला पोर्शन में, जो कि क्या है हमारा? फॉस्फेट है ना। ध्यान देना, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। ये जो फॉस्फेट है ना, ये फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में होगा। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4। बनाते हैं H3PO4 कैसा दिखता है भाई? डरना मत, देख तो अब ऐसे मत करो, थोड़ा समझना अच्छे से, ठीक है। फॉस्फेट लिखेंगे बीच में, 4 बॉन्ड बनाएंगे ऐसे, ठीक है। और ओ डाल देंगे हर जगह पे, है ना। डाल दिए। अब देखो कितना H बाकी रह गया? 3 H बाकी रह गया। एक H इसके साथ, एक H इसके साथ, और एक H इसके साथ। जो बच गया उसको डबल बॉन्ड से जोड़ दो। जैसे बता रहे वैसे सीखो, समझ में आएगा, ठीक है। देख H3PO4, देखो H 1 2 3, H3 हो गया। P देखो 1 हो गया। O देखो 1 2 3 4, H3PO4 हो गया। ये जो चीज़ है ना, ये क्या है हमारा? ये है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। चल बता, एसिड का डेफिनेशन क्या होता है? हाँ सर, एसिड वही है जिसको हम अगर ऐसे टेस्ट करेंगे तो खट्टा खट्टा लगेगा, है ना। थोड़ा ऊपर उठ जा, 11th 12th में भाषा में हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड वही है जो H+ रिलीज करने का औकात रखता हो। मतलब द सब्सटेंस दैट इज केपेबल टू रिलीज द H+ आयन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। तो ये तो एसिड कैसे हुआ फिर? एसिड ऐसे हुआ फिर, ध्यान देना। ये H रिलीज हो जाएगा, है ना, तो O निगेटिव आ जाएगा यहाँ पे। ये H रिलीज हो जाएगा तो O निगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। कैसा दिखाई देगा होल सिनेरियो? देखो कैसा दिखाई देगा, ध्यान से सुनना। ये P हो जाएगा और ये O है ना।
यहाँ O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव, देखो ये यहाँ से भी निकलेगा तो O नेगेटिव। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फेट आयन कैसे और क्यों बना। एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब H2O के प्रेजेंस में जो एसिड है ना वो H प्लस को रिलीज कर देता है। जैसे आप पढ़ते हो ना ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड बनता है, ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड को पायरुवेट भी कहते हैं, तो पायरुवेट आयोनिक फॉर्म हुआ और पायरुविक एसिड एसिड वाला फॉर्म है। तो ये जो चीज़ है ना फॉस्फोरिक एसिड, ये एसिड वाला फॉर्म है और ये कौन सा है, आयनिक वाला फॉर्म है। मतलब H प्लस रिलीज हो गया तो ये फॉस्फेट बन गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फॉस्फेट था ये हो गया पूरा क्लियर, है ना। आइए अब आगे बढ़िए। अगला क्या है, नाइट्रोजनस बेस, है ना। समझते हैं अच्छा से। नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस है वो कितना होगा, देखो समझो ये है क्या, नाइट्रोजनस बेस जो है ना ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। क्या होता है हेट्रोसाइक्लिक रिंग, समझो ध्यान से। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर या तो सिंगल वाला होगा और या तो इस तरह से डबल वाला होगा, है ना। आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा मैं, बट ये काम का नहीं है। केमिस्ट्री में जो क्लास 12th का जो बायो मॉलिक्यूल का जो दिया हुआ है ना, केमिस्ट्री का क्लास 12th का पार्ट 2 वाला बुक बायो मॉलिक्यूल वाला चैप्टर है, पेज नंबर है आपका 427 से लेकर 434 के बीच में ये सारा स्ट्रक्चर्स बना के दिखाया हुआ है। NCERT में भी पेज नंबर 1, ओल्ड NCERT में आप देखोगे ना बायो मॉलिक्यूल नाम है, 146 के आसपास में दिया हुआ है। राइट साइड में एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल में भी इसका जिक्र किया हुआ है। लेकिन क्या कैसे करना मैं आपको कराऊंगा अभी, ठीक है। टेंशन नहीं, लोड नहीं लेना ज़्यादा, डरना मत ऐसा ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे ये चीज़ें दिया हुआ है, लोड मत लो, सारा कुछ खत्म होगा, समझ में आएगा। देखो हेट्रोसाइक्लिक रिंग का मतलब क्या हुआ, ये रिंग जैसा बनेगा। हेट्रोसाइक्लिक मतलब अलग अलग रिंग है, होमोसाइक्लिक नहीं, अलग अलग रिंग है। तो ये हुआ हेट्रोसाइक्लिक रिंग। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है ना ये है दो तरह का। एक को हम लोग बोलेंगे क्या, प्यूरीन। दूसरा को हम लोग बोलेंगे क्या, पायरीमिडीन, ठीक है। अब देखो ये जो प्यूरीन है ना, ये प्यूरीन देखो छोटा नाम है प्यूरीन और ये पायरीमिडीन। तो ये जो प्यूरीन है ये हो जाएगा डबल साइक्लिक रिंग, ठीक है। डबल साइक्लिक रिंग, ओके। और जो पायरीमिडीन है ना ये हो जाएगा सिंगल साइक्लिक रिंग, ठीक है। अब डबल साइक्लिक का मतलब हो गया इस तरह से डबल साइक्लिक वाला, सिंगल मतलब इस तरह से होगा, है ना। नाइट्रोजन होता है यहाँ पर लगा हुआ, इस तरह से चीज़ें होता है। देखो ध्यान से सुनो, ये जो प्यूरीन है इसमें पाया जाएगा दो मॉलिक्यूल, एक को हम लोग बोलेंगे एडिनिन और एक को हम लोग बोलेंगे गुआनिन, ठीक है। अब ये जो पायरीमिडीन है ना इसमें होगा तीन मॉलिक्यूल, एक को हम लोग बोलेंगे साइटोसिन, दूसरा को हम लोग बोलेंगे थाइमीन, तीसरा को हम लोग बोलेंगे यूरासिल और इसको हम लोग बॉक्स में डालेंगे। क्यों डालेंगे बताएंगे अभी, ठीक है। देखो अब आप जब ये डीएनए का जब स्ट्रक्चर आप बनाते हो, है ना, कुछ इस तरह से आप जब डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हो तो ऐसे ऐसे लाइनिंग होता है ना। तो यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ पे थाइमीन है, साइटोसिन है तो यहाँ पर गुआनिन है। तो स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो एडेनिन है ना वो एडेनिन जुड़ेगा हमेशा थाइमीन के साथ और ये जो गुआनिन है ना वो जुड़ेगा हमेशा साइटोसिन के साथ। तो आई होप कि आपको याद रहा होगा, है ना। चलिए याद कर लियो आप लोग, याद ही तो कर रहे हो बचपन से, यही करते रहो बैठ करके, है ना। याद नहीं करना देख इधर, याद नहीं करना, ठीक है। समझो ध्यान से, कुछ नहीं आता मेरे को, हम भूल गए सब कुछ, ठीक। लिख दिए सब, ए हो गया, है ना, टी हो गया, सी हो गया, जी हो गया, ठीक। अब देखो सीधा सीधा जो आप लिखे हो ना, ऐसे ऐसे सीधा सीधा लाइन से आप लिखे हो ए, है ना,
और टी को भी सीधा करके लिखो, सी को ऐसे टेढ़ा करना पड़ता है, टेढ़ा, जी को भी टेढ़ा करना पड़ता है, तो सीधा सीधा को डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे, है ना। और ये जो टेढ़ा टेढ़ा ऐसे टेढ़ा करना पड़ा सी लिखने के लिए, जी के लिए भी ऐसे टेढ़ा करना पड़ा, इसको ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ देंगे, हो गया। तो एडेनिन हमेशा पेयर होगा किसके साथ, थाइमीन के साथ, साइटोसिन पेयर होगा किसके साथ, गुआनिन के साथ। क्लियर है। अब तो बोलेगा सर अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए प्यूरिन में कौन सा नाइट्रोजनस बेसिस है और पैरामिडिन में कौन सा, तब क्या करेंगे। तो देखो ऐसे है, याद तो करना चाहिए, लेकिन एक ट्रिक समझो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको फॉलो करना, ठीक है। चलो आप ध्यान में रखो कि प्यूरिन है ना, प्यूरिन से आपको याद रहेगा प्योर, है ना, प्योर। और प्योर से आपको समझना ध्यान से, ऐसे एग्रीकल्चर जो लोग करते हैं ना उनको ऐसे शॉर्ट में एजी बोलते हैं हम लोग, एजी कोर्स में ले लो एडमिशन एजी में, है ना। तो देखो जो एग्रीकल्चर है एजी वो हमेशा प्योर होना चाहिए, है ना। देखो ए और ये जी हमेशा प्योर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्योर, है ना। प्यूरिन मतलब एडेनिन और गुआनिन प्योर है ना, समझे। और जो बच गया सो पायरिमिडिन में है, ठीक है। चलिए आइए, ये सब मतलब अगर आपको महसूस हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है तो याद रखो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि यूरासिल को हमने बॉक्स में क्यों डाला था, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं। आप जब बात करोगे ना डीएनए का और आरएनए का, ठीक है, तो डीएनए के केस में क्या होगा, ये जो साइटोसिन के साथ जो गुआनिन वाला था ना, ये वाला बॉन्ड सेम होता है। जैसे साइटोसिन के साथ यहाँ पे गुआनिन जुड़ेगा, ठीक उसी तरह से साइटोसिन के साथ गुआनिन जुड़ेगा आरएनए के केस में भी। और ये जो एडेनिन के साथ थाइमीन जुड़ता था ना डीएनए के केस में, तो यहाँ पे एडेनिन के केस में थाइमीन नहीं जुड़ेगा। क्या होगा समझो, यहाँ पे जो यूरासिल है, ये यूरासिल यहाँ घुस जाएगा और इसको निकाल देगा। इट मीन्स जो एडेनिन है वो जुड़ेगा किसके साथ, यूरासिल के साथ, ना कि थाइमीन के साथ। आई होप कि आपको यहाँ तक पूरे अच्छे से क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट सारे। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा न्यूक्लियोसाइड के बारे में, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या था, शुगर फॉस्फेट नाइट्रोजनस बेस। और न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या हो जाएगा, ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, पहला है ये शुगर और दूसरा है क्या, नाइट्रोजनस बेस। तो अब अगर हम लोग बात करेंगे शुगर का, तो ये शुगर तो एक ही है, लेकिन नाइट्रोजनस बेस तो बहुत सारा है। हो सकता है एडेनिन हो सकता है, थाइमीन हो, साइटोसिन हो, गुआनिन हो, यूरासिल हो, बहुत सारा हो सकता है। तो क्या कॉम्बिनेशन अलग अलग बन जाएगा, हाँ भाई कॉम्बिनेशन हो सकता है कि ऐसा बने, एक कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन, तीन कॉम्बिनेशन, चार कॉम्बिनेशन, पांच कॉम्बिनेशन, इस तरह से न्यूक्लियोसाइड हो सकता है कि अलग अलग बन जाए, ठीक है। आइए समझते हैं क्या क्या बनेगा न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में हो सकता है कि ये जो शुगर है ना, इसके साथ हो सकता है कि गुआनिन हो जाए, है ना। हो सकता है कि शुगर के साथ एडेनिन हो जाए, है ना। हो सकता है शुगर के साथ साइटोसिन हो जाए। हो सकता है कि शुगर के साथ क्या हो जाए, थाइमीन हो जाए। या हो सकता है शुगर के साथ यूरासिल हो जाए, है ना। अब ध्यान देना, साइंटिस्ट लोग बोला क्या कि भाई ये जो न्यूक्लियोसाइड है ना, उसके लास्ट में जो सफिक्स लगेगा वो हम लोग लगाएंगे सिन। सफिक्स मतलब जो लास्ट में लगे, प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगे, है ना। तो बोला कैसे, तो बोला कि अगर ये गुआनिन अगर जुड़ेगा ना शुगर के साथ, तो उसको हम लोग बोल देंगे क्या, गुआनोसिन। फिर बोला अगर ये एडेनिन जुड़ेगा ना, तो उसको हम लोग बोल देंगे एडिनोसिन, ठीक है, बोले हाँ। अब अगर साइटोसिन अगर जुड़ेगा ना, तो इसको हम लोग बोल देंगे साइटोसिनसिन। ये तो भाई गड़बड़ हो गया, साइटोसिनसिन क्या होता है। तो फिर साइंटिस्ट लोग बोला नहीं नहीं, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा इसको बदलो। तो फिर ये लोग क्या कह दिया, ये लोग बोल दिया साइटिडिन, ठीक। फिर वैसे ही क्या हो जाएगा, थाइमीडिन, ठीक है। फिर वैसे ही क्या हो जाएगा, यूरिडिन, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा
कि भाई जो न्यूक्लियोसाइड है उसका नेमिंग किस तरह से होगा, ठीक है। जो हम लोग पढ़ते हैं ना एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। तो ये जो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है ना, ये एडिनोसिन का मतलब क्या हुआ? एडिनोसिन का मतलब हुआ क्या? ये देखो एडिनोसिन का मतलब ये शुगर, और ये नाइट्रोजनस बेस कौन सा वाला? एडेनिन वाला। मतलब एडिनोसिन का मतलब ये हुआ कि ये शुगर है और ये एडेनिन है, और इसमें 3 फॉस्फेट जुड़ जाएगा, 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट जुड़ गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एटीपी बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान रखो कि इस तरह से एनर्जी रिच कंपाउंड आपको बनाना सिखा रहे हैं। जैसे एटीपी बन सकता है, वैसे ही जीटीपी बन सकता है। वही वाला जीटीपी जो रिलीज होता है कहाँ पे? क्रेब साइकिल में, है ना। एटीपी इज कपल्ड विद द जीटीपी, ठीक है। एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी, यूटीपी, है ना। ये सारे के सारे क्या हैं? एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं, ओके। चलिए, अब एनसीईआरटी आपका कहता है ध्यान देना, एनसीईआरटी आपका कहता है ना कि भाई ये जो शुगर है ना, ये शुगर तो 2 तरह का हो सकता है। हो सकता है कि डीऑक्सी वाला राइबोज हो, या फिर हो सकता है कि नॉर्मल राइबोज हो। तो डिपेंड करता है कि कौन सा वाला शुगर है यहाँ पे। अगर यहाँ पे डीऑक्सी वाला शुगर के साथ अगर ये कंबाइन हो रहा है तो डीऑक्सी गुआनोसिन, है ना, या फिर डीऑक्सी एडिनोसिन, या फिर डीऑक्सी साइटिडिन। समझ में आ रहा है आपको बात? मतलब अगर यहाँ पे सिर्फ गुआनोसिन लिखा हुआ है मतलब वहाँ पर राइबोज वाला शुगर होता होगा, और अगर वहाँ पे डीऑक्सी गुआनोसिन लिखा हुआ है मतलब वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड वाला राइबोज शुगर होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं बॉन्डिंग के बारे में, ठीक है, कि बॉन्डिंग भाई कैसे होता है ना। देखिए, हम लोग शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से, है ना। अब हम लोग इस तीनों को मिला के हम लोग क्या करेंगे? बॉन्डिंग समझेंगे, ठीक है। आइए, तो आप अभी ये समझो कि जो डीएनए है ना, ये जो डीएनए है ना, जहाँ पर क्या होता है, ये शुगर फॉस्फेट का बैकबोन होता है, ठीक है। शुगर फॉस्फेट का जो बैकबोन होगा, ऐसे शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, है ना। और फिर ये जुड़ा हुआ होगा किससे? ऐसे नाइट्रोजनस बेस से। यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ थाइमिन ऐसे जुड़ा हुआ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस वाले पोर्शन को हम लोग जूम करेंगे थोड़ा, है ना। जूम करेंगे तो कैसा दिखाई देगा? अपन को यहाँ पे एक शुगर बनाना होगा, एक फॉस्फेट बनाना होगा, फिर एक शुगर बनाना होगा। मतलब शुगर, फॉस्फेट और शुगर, फिर इसका ये स्ट्रक्चर का पूरा बॉन्डिंग दिखाना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पे क्या है, ये शुगर, फॉस्फेट, फिर एक और शुगर होता होगा, है ना, ऐसे। तो चलिए हम लोग आइए बनाते हैं शुगर को, ठीक है। तो जब ऊपर में जब हम लोग शुगर को बनाएंगे तो ये कैसा बनेगा, चलिए समझते हैं, ठीक है। देखो, ऊपर में ओ डाल देंगे हम लोग, ठीक है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन हो गया, 5वां कार्बन CH2OH हो गया, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा OH और H, है ना। यहाँ पर होता है H, और H होता है क्योंकि हम लोग डीएनए पढ़ रहे हैं ना। और ये वाला हो जाएगा H और OH, ठीक है। चलिए, और ये वाला क्या है? फॉस्फेट। फॉस्फेट कैसा होगा? देखो ध्यान से, यहाँ पर है क्या? OH, यहाँ पर है क्या? OH, यहाँ पर क्या है? OH, ठीक है, ओके। थोड़ा इसको छोटा कर दें, ठीक, ओके। अब देखो, यहाँ पे बनाएंगे क्या? एक और शुगर। यहाँ तक आपको आई होप कि अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या होगा ना कि देखो, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एक बात पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो कि भाई ये जो एसिड है और अल्कोहल, अल्कोहल मतलब वो वाला अल्कोहल नहीं, ये अल्कोहल है ना, एसिड और अल्कोहल,
दोनों को जब आप मिक्स करोगे तो बीच में बॉन्डिंग होगा, और वो जो बॉन्ड बनेगा ना, उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड या एस्टर बॉन्ड, जो आप बोलो, है ना। तो जो अल्कोहल है और एसिड है, वो जब बॉन्डिंग करेगा तो क्या करेगा, एस्टर बॉन्ड बनाएगा। इस बात को ध्यान रखना। अब देखो, क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो OH है वो क्या है, ये है ना, अल्कोहल का है, OH फंक्शनल ग्रुप है। और ये जो पूरा पूरा हम लोग स्ट्रक्चर बनाए वो किसका है, H3PO4, मतलब ये क्या है, ये है हमारा क्या, फॉस्फोरिक एसिड, है ना। तो ये हो गया अल्कोहल, और ये वाला पूरा क्या है, एसिड है ना। तो ये जो है ना OH यहाँ से क्या होगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O रिलीज हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे होगा क्या, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। और ये जो बॉन्ड जो बनेगा, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, इस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे क्या, ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ईस्टर बॉन्ड। ठीक वैसे ही आप देखो यहाँ पे, ये जो OH है, ये वाला OH क्या है, ये अल्कोहल ग्रुप को डिनोट कर रहा है, और ये एसिड है पूरा, है ना। तो अब देखो, ये वाला OH और ये वाला OH, है ना, कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से भी एक H2O मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगा, उस बॉन्ड को भी हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, एस्टर बॉन्ड हम लोग बोलेंगे इसको, है ना। अब ध्यान दो एक चीज़ को, अब सोचो कि ये वाला जो पूरा जो बॉन्ड है, ये अगर एस्टर बॉन्ड है और ये भी अगर एस्टर बॉन्ड है, जिसको आपका NCERT लिखता है ये बात कि ये जो शुगर है ना, ये पेंटोज शुगर, ये जुड़ जाता है एक फॉस्फेट से, कौन से बॉन्ड से, एस्टर बॉन्ड से, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड से। एक ही बात हो गया, है ना। चलिए आइए देखिए, ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर बना ना, इसको सामने एज इट इज़ बनाते हैं इसको, ठीक है, ये करके बॉन्डिंग वाला चीज़ को दिखा के, ठीक है। आइए, ये बन गया भाई सेम टू सेम, है ना। समय बच रहा है आपका। अब देखो, यहाँ पे क्या था, OH था, यहाँ पर भी क्या था, OH था, है ना। और यहाँ पे भी क्या है, OH है, और यहाँ पे CH2OH है। ठीक, अब देखो, अब इसमें क्या होगा, अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अगर निकलेगा तो कैसा बनेगा, देखो, ये जो OH है ना, ये जो H2O निकलेगा यहाँ से, तो एक H और दो H और एक O निकाल दो, कोई भी आप निकाल सकते हो। इसको अगर हम लोग निकाल दिए, है ना, ये रिलीज़ हो जाएगा। तो रिलीज़ अगर हो जाएगा तो चलो इसको थोड़ा, है ना, मिटा देते हैं। लो, मिटा दिए, रिलीज़ हो गया ये H2O। तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे सिर्फ O बचा। अब इस O को पे यहाँ पे डाल दो और इसको ऐसे बॉन्डिंग कर दो, ये O को मिटा दो, है ना। तो ये जो बन गया बॉन्ड, ये कौन सा हो गया, ये हो गया ईस्टर बॉन्ड। क्लियर है। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, फॉस्फेट है, तो साइंस की दुनिया में क्या होता है ना, जिसको भी आपको थोड़ा क्रेडिट देना होता है, इज्जत देना होता है, उसका नाम ले लेते हैं हम लोग। तो ये देखो फॉस्फेट खड़ा है यहाँ पे, है ना। तो क्या बोल देंगे इसको हम लोग, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड कह देंगे हम लोग। तो ये क्वेश्चन आ रखा है कि भाई ये जो पेंटोज शुगर है वो फॉस्फेट के साथ जुड़ता है कौन से बॉन्ड से, तो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड के साथ जुड़ता है ना। ठीक उसी तरह से हम लोग इसको भी कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो, तो यहाँ पे भी ये एक H और ये दूसरा H और ये O, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रिलीज आउट कर लेंगे, है ना। देखो लो, इसको हम लोग निकाल दिए बाहर, H2O क्या हुआ, बाहर हो गया, क्योंकि अभी हम लोग देखें यहाँ पे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस में क्या होता है, H2O बाहर हो जाता है। तो ये O बच गया, इस O को यहाँ पे कर दो और ये बॉन्डिंग को पूरा दिखा दो और ये O को भी मिटा दो, है ना। क्लियर है आपको, समझ में आया। ये भी जो बॉन्डिंग हुआ, ये कौन सा बॉन्ड बना, ये बॉन्डिंग भी बन गया फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, एक ईस्टर यहाँ है और एक ईस्टर यहाँ है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का बॉन्ड को अगर हम बोलेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, कितना ईस्टर है, ये दो ईस्टर है ना, एक ईस्टर यहाँ एक ईस्टर यहाँ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई ईस्टर। ठीक है, अब बताए अभी क्या, थोड़ा क्रेडिट दो इसको, है ना, तो इज्जत से थोड़ा नाम ले लो इसका। तो क्या नाम लेंगे हम लोग इसका, फॉस्फो, फॉस्फो डाई ईस्टर, या तो फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड बोल देंगे,
और या तो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बोल देंगे, है ना। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है। अब आपका एनसीईआरटी लिखता है कि भाई जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है ना, वो क्या है, 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। कैसे, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, अच्छा तीन कार्बन, ठीक है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, और ये पांचवा वाला कार्बन। मतलब ये थर्ड वाला कार्बन का OH ग्रुप और ये फिफ्थ वाला कार्बन का OH ग्रुप दोनों क्या हुआ, बॉन्डिंग में चला गया, इसलिए हम लोग इसको क्या बोले, 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोले। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग जब आगे बढ़ रहे हैं ना, आप थोड़ा सा और हम लोग बॉन्डिंग को समझते हैं अच्छे से, ठीक है। कि जैसे हम अगर इसको जूम कर दें, है ना, तो आप बताओ कि ये जो है ना डीएनए जो है ये, तो इसमें ये जो चीज़ दिया हुआ है ना नाइट्रोजनस बेसिस वाला, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस जो जुड़ा हुआ है, तो उसमें ये एडेनिन जब जुड़ेगा थाइमीन के साथ, तो ये कैसे जुड़ेगा, इसको ऐसे अगर मान लो मैं सीधा कर दूं, ठीक है, इस डीएनए को खोल के सीधा कर दिए, ठीक है, तो खोल के आप सीधा करोगे तो आपको ऐसा दिख रहा है स्ट्रक्चर, यहाँ पे एडेनिन है, थाइमीन है, साइटोसिन है, गुआनिन है ना। ये स्ट्रक्चर लग रहा है आपको एक बैम्बू का सीढ़ी के जैसा, है ना, बैम्बू का जो सीढ़ी होता है, बांस का सीढ़ी। तो बांस का जो सीढ़ी होता था उसमें क्या होता है, ये जो बीच का जो डंडी है ना, ये जो बीच का जो डंडी है, ये डंडी इसमें घुस जाएगा, ये डंडी इसमें घुस जाएगा, घुसा हुआ रहता है छेद करके, तभी तो वो अटका हुआ रहता है वो सीढ़ी एक एक करके। नहीं तो ये तो इस पर फिर वो लग जाएगा, फिर mg होता है, वो टेंशन होता है, वो सब लग के नीचे गिर जाएगा ना, ग्रेविटी लग के, कि नहीं गिरेगा मजाक कर रहे, देखो समझो ध्यान से। ये स्ट्रक्चर इसलिए यहाँ पे क्योंकि इसमें इम्बेड है। तो उसी तरह से नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो यहाँ कैसे है, इट मीन्स कुछ तो ऐसा होगा जो ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है ना उसको इसके स्ट्रैंड से जोड़ के रखा होगा। मतलब कोई बॉन्डिंग होता होगा शुगर के साथ, किसका, नाइट्रोजनस बेसिस का। उस बॉन्डिंग को पढ़ना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं अब, ठीक है। यहाँ से शुरुआत होता है आपका किसका, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का, ठीक है। चलिए तो जैसे शुगर बनता है ना हमारा, ये हुआ शुगर, ठीक है। तो ये बनेगा CH2OH, ठीक। अब ये बन जाएगा OH, H, यहाँ पर होता है H, यहाँ हो जाएगा H, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ OH है तो यहाँ पर H, ठीक है। ये जो पहला वाला जो है ना, ये पहला वाला जो OH है, ये जो पहला वाला OH है ये जुड़ जाता है किसके साथ, नाइट्रोजनस बेसिस के साथ, है ना। और ये कौन सा बॉन्ड बना देगा, ये जो बॉन्ड बनाएगा इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि ये जो शुगर है, ये शुगर नाइट्रोजनस बेस का जुड़ेगा कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के साथ, ठीक है। चलिए आइए हम लोग थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो अभी अगर मैं लिखूं, ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के बारे में समझिए आप, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड देखो क्या होता है ये। इट जॉइंस द टू न्यूक्लियोटाइड, मतलब ये जो है ये शुगर से ऐसे है ना, ये जोड़ता है, समझे बात को। अब देखो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इट जॉइंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स। अब देखो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है ना, इट जॉइंस अ टू न्यूक्लियोटाइड, मतलब न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या हुआ, शुगर भी, फॉस्फेट भी और नाइट्रोजनस बेस भी। ये हो गया शुगर, ये हो गया फॉस्फेट, है ना,
और हो सकता है कि यहाँ जो OH है ये पहला वाला से जुड़ा हुआ हो, क्या, नाइट्रोजनस बेस, क्योंकि ये नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है ना, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, इसीलिए N से नाइट्रोजनस बेस, N से N ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखिए। तो ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो भी आपको बताए, उस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, N ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस वहाँ पे जुड़ता है। अब देखो एक चीज़ ध्यान से सुनना, ये हुआ शुगर, नाइट्रोजनस बेस, और ये फॉस्फेट। तो शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस, ये क्या हो गया, ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड। और ये शुगर हो गया, फॉस्फेट हो गया, और यहाँ पे हो सकता है नाइट्रोजनस बेस छूट जाए, तो ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड। अब ये वाला न्यूक्लियोटाइड और ये वाला न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहा है कौन, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जोड़ रहा है वहाँ पे। ठीक है, आई होप ये बात आपको अभी क्लियर होगा। अब देखो, अब हम लोग ऐसे लिखा हुआ एनसीईआरटी आपका लिखता है कि phosphate is joined with शुगर। नहीं, देखो ध्यान दो, अगर मैं लिखूं कि phosphate is joined with न्यूक्लियोसाइड बाय फॉस्फोएस्टर बॉन्ड या फिर लिंकेज, तो ध्यान देना, मतलब ये जो फॉस्फेट है ना, ये जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा। और ये जो पूरा कंपाउंड है ये क्या है, ये एक शुगर हो गया, और ये वाला क्या है, ये नाइट्रोजनस बेस हो गया ना। तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस अगर मिल गया तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। मतलब ये वाला फॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड के साथ जुड़ता है, किस बॉन्ड के थ्रू, तो ये क्या बॉन्ड है, ये ईस्टर बॉन्ड है, ये है ना। कौन सा ईस्टर, फॉस्फो ईस्टर बोल देंगे भाई। तो फॉस्फेट जो है वो जुड़ता है न्यूक्लियोसाइड में, ये न्यूक्लियोसाइड है क्योंकि शुगर और नाइट्रोजनस बेस किससे जुड़ेगा, तो फॉस्फो ईस्टर लिंकेज से ये जुड़ेगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं ना, क्योंकि जीवन में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं किधर, डीएनए का मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, क्या होता है डीएनए का मॉर्फोलॉजी, ये है ये पूरा डीएनए। अब ना आप क्या करो, एक ऐसे इमेजिनरी लाइन एक खींच दो। ठीक है, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। ठीक है, अब इस इमेजिनरी लाइन में क्या होगा ना कि यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक एंड हो गया है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से शुरू हुआ ऐसे, फिर ये ऐसे, है ना, ये ऐसे और ये ऐसे। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पिच। ठीक है, या तो आप इसको पिच कह सकते हो, या फिर आप इसको कह सकते हो टर्न, है ना, या फिर आप इसको कह सकते हो टॉर्न, ये एक ही बात है। ये जो एक पिच हुआ या फिर टर्न हुआ या फिर टॉर्न हुआ, ये कितना होता है, ये होता है 34 एमस्ट्रंग। ठीक है, अब देखो एमस्ट्रंग वाली बात जो है वो लिखा हुआ है क्लास 11th में, और इसी को चेंज करके लिखा है नैनोमीटर में, कहाँ, क्लास 12th में। तो नैनोमीटर में जो हमको चेंज करना होगा ना, तो राइट साइड से हम लोग एक डिजिट काउंट करके पॉइंट बिठा देंगे, डेसिमल, है ना। तो 3.4 नैनोमीटर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए, अब देखो ये जो पिच है या वन टर्न या वन टॉर्न, उसमें कितने नाइट्रोजनस बेसेस हैं, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो ये जो पूरा जो पिच है ना, इसमें कितना बेस पेयर है, ये 10 बेस पेयर है टोटल। ठीक है, क्लियर है बात, ये सारा क्वेश्चंस पूछा हुआ है। देखो अब आप समझो कि ये जो सक्सेसिव जो बेस पेयर है ना, इस सक्सेसिव बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, है ना। क्या लिखे हैं भाई, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव बेस पेयर कितना होता है। देखो टोटल का डिस्टेंस कितना था, 34 एमस्ट्रंग था, और इसमें कितना है बेस पेयर टोटल, 10 है।
तो क्या हो जाएगा आंसर? 3.4 एमस्ट्रंग, है ना। इसी को नैनोमीटर में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? राइट साइड से एक डिजिट बिठाओ, है ना। तो 0.34 नैनोमीटर, है ना। तो यहाँ तक क्या आपको क्लियर है? अच्छा, एक बात और ये बोलेगा, ये जो डायमीटर है ना इसका, ये डायमीटर, डायमीटर कितना है भाई, है ना। तो डायमीटर ये बोलेगा 20 एमस्ट्रंग कह लो, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलेंगे 2 नैनोमीटर बोलेंगे। ये 2 नैनोमीटर जो है ना आपके 12th वाले एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन 20 एमस्ट्रंग आपके 11th वाले एनसीईआरटी में है, ठीक है। देखो ना, मैं एकदम ऑनेस्टली मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ये जानबूझ कर नहीं कर रहा हूँ कि ना क्लास 11th में ये है, क्लास 12th में ये है। मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, अभी एनसीईआरटी एग्जैक्ट लाइन टू लाइन आपका मैच होगा। अब ये मेरा गलती नहीं है भाई कि ये सेम चीज़ क्लास 11th में दिया हुआ है, तो मैं बस जस्ट मेंशन कर रहा हूँ, है ना। अब ये मेरा गलती थोड़ी है कि सेम चीज़ क्लास 11 में भी दिया हुआ है, तो मैं ना जस्ट मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो ओके, तो यहाँ तक जो है वो आपका क्लियर हो गया पूरा, है ना। अब देखो एक रूल है भाई, इरविन चारगफ रूल। क्या होता है इरविन चारगफ रूल? तो ये हमारे साइंटिस्ट थे, इरविन चारगफ नाम था, और ये जो है एक रूल देते हैं। क्या रूल देते हैं? ये रूल देते हैं चारगफ रूल। तो चारगफ रूल में क्या होगा ना, रेशियो ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine is always कांस्टेंट, ठीक है। कैसे होगा ये कांस्टेंट, देखते हैं अच्छे से, ठीक है। अरे सिंपल सी बात है कि अगर एडेनिन हमेशा अगर जुड़ेगा किसके साथ? थाइमीन के साथ, है ना। प्यूरिन का देखो नाइट्रोजन बेस दो तरह का, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन में क्या आएगा? एडेनिन, गुआनिन। इसमें क्या आएगा? साइटोसिन, थाइमीन और यूरासिल। तो अगर एडेनिन अगर जुड़ेगा हमेशा थाइमीन के साथ, है ना, साइटोसिन जुड़ेगा हमेशा गुआनिन के साथ, तो ये रेशियो तो ये कांस्टेंट हो गया ना, कि प्यूरिन हमेशा जुड़ेगा किसके साथ? पायरिमिडीन के साथ। देखो अब कैसे, A/T, है ना, इज इक्वल टू C/G इज इक्वल टू 1। ये आप थोड़ा सा, है ना, ध्यान रखना। बाकी इस पे न्यूमेरिकल आता है, करा देते हैं न्यूमेरिकल, है ना। चलो देखो, तो आपको ये सामने आपको दिख रहा होगा एक क्वेश्चन लिखा है मैंने। ये क्वेश्चन किसका है? न्यूमेरिकल है, ये आपका चारगफ रूल वाला। अब देखो इसमें गिवन क्या क्या है। इसमें आपको एडेनिन दिख रहा है कितना भाई? 300 है इसमें एडेनिन। अब देखो एडेनिन अगर मान लो 300 है, तो एडेनिन ऑटोमेटिकली किससे पेयर होता है? थाइमीन के साथ होता है। तो थाइमीन भी कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा, है ना। ये तीन तीन ऐसे ही भाई 600 हो गया, इसको काटो भाई, थोड़ा इसको बढ़ाओ, है ना। इसको 800 कर लो, ठीक है। आओ, तो ये एडेनिन और थाइमीन मिल करके कितना हो गया? 600 हो गया, है ना। अब देखो टोटल कितना है? 800 है टोटल, माइनस कितना? 600, तो क्या आ जाएगा? 200। अब जो बचा रह गया एडेनिन और थाइमीन के अलावा, वो क्या था? साइटोसिन और गुआनिन। तो ये जो 200 है उसमें से क्या क्या आएगा? साइटोसिन आएगा और क्या आएगा? गुआनिन आएगा। तो साइटोसिन कितना? 100, है ना, और गुआनिन कितना? 100, ठीक है। अब देखो समझो अच्छे से, तो पूछा क्या भाई? प्यूरिन पूछा। प्यूरिन में क्या क्या होता है? एडेनिन होता है और गुआनिन होता है। प्यूरिन में एडेनिन गुआनिन आएगा। एडेनिन का नंबर है यहाँ पर 300 और गुआनिन का नंबर है यहाँ 100, है ना। मतलब क्या आ गया? टोटल आंसर क्या आ जाएगा? 400 इज द आंसर, ठीक है। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल्स तो कर लिए भाई, ठीक है ना। अब देखो सेलिएंट फीचर। अच्छा एक चीज़ देखो, ये जो डीएनए है ना, ये डीएनए में अगर एक तरफ देखो, समझो, कहता है ना कि डीएनए स्ट्रैंड जो होता है वो एंटी पैरेलल होता है, ठीक है। क्या होता है एंटी पैरेलल का मतलब? तो आप मुझे आप देख के बताओ कि आप मुझे देख के बताओ कि ए वाला शो कर रहा है एंटी पैरेलल या फिर बी वाला शो कर रहा है?
बी वाला शो कर रहा है भाई, क्यों? क्योंकि एक का चोंच अगर इधर है दूसरे का चोंच इधर है, एंटी है ना, और पैरेलल तो है ही क्या, तो ये एंटी पैरेलल हुआ। तो जो डीएनए होता है ना वो भी एंटी पैरेलल होता है। तो अब एंटी पैरेलल कैसे है? इट मीन्स कि अगर इसका मुंह अगर इधर है तो इसका मुंह इधर होगा। ठीक ऐसे ही हम लोग बोलते हैं यहाँ अगर 5 डैश है तो यहाँ पे 3 डैश होगा, है ना। और यहाँ अगर 3 डैश है तो इसके सामने में 5 डैश होगा, और यहाँ अगर 5 डैश है तो यहाँ पर 3 डैश होगा। मतलब ये उल्टा होगा, यहाँ 5 तो यहाँ 3, है ना। और यहाँ अगर 3 है तो यहाँ पे 5 डैश, और यहाँ 5 डैश है तो फिर यहाँ पर 3 डैश है। अब ये 5 ही क्यों लिखे, 3 ही क्यों लिखे, और डिटेल हम लोग जा सकते हैं, बट लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। कभी और इसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। आइए अब देखो ध्यान से, सिलिएंट फीचर ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये जो बना हुआ है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ है। जो बैकबोन होता है वो उसमें शुगर और फॉस्फेट का बना होता है, और जो बेसिस होता है वो इनसाइड की ओर वो प्रोजेक्ट हो जाता है, ठीक है। जो 2 चेन होता है वो एंटी पैरेलल होता है, जिसका मतलब होता है कि एक चेन का पोलैरिटी अगर 5 डैश टू 3 डैश है तो दूसरा वाला का 3 डैश टू 5 डैश होगा, ठीक है। अभी कवर किया इसको। जो बेसिस है ना दोनों स्ट्रैंड में वो पेयर्ड है, कैसे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये जो एडेनिन जो जुड़ता है 2 बॉन्ड से, 2 क्या है, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है। साइटोसिन जुड़ता है 3 या ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, ठीक। जो बेसिस है 2 स्ट्रैंड्स जो पेयर होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड से, किस में? बेस पेयर में, है ना। एडेनिन फॉर्म करेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स थाइमिन के साथ, और अपोजिट स्ट्रैंड मतलब वैसे वर्सा, है ना। सिमिलरली जो गुआनिन है वो पेयर करेगा साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, है ना। जिससे कि ये पता चलेगा क्या, कि प्यूरीन जो है ऑलवेज, है ना, प्यूरीन हमेशा अपोजिट रहेगा पायरिमिडीन के, मतलब प्यूरीन हमेशा पेयर करेगा किसके साथ? पायरिमिडीन के साथ। ये जनरेट करता है, देखो प्यूरीन हमेशा पेयर करेगा पाइरिमिडीन के साथ, इसी कारण से अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस होता है 2 स्ट्रैंड के बीच में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में PYQ आ चुका है। ऐसे पूछा हुआ है कि देखो जो डीएनए स्ट्रैंड होता है वो 2 स्ट्रैंड के बीच में वो हमेशा यूनिफॉर्म डिस्टेंस क्यों होता है? यूनिफॉर्म डिस्टेंस इसलिए होता है क्योंकि प्यूरीन हमेशा पेयर करेगा पाइरिमिडीन के साथ में, ठीक है। चलिए ओके। 2 जो चेन होता है वो कॉइल्ड रहता है राइट हैंडेड फैशन में। अब देखो जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ना, वो जो है डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है। इस तरह से रहेगा, और वो मतलब डबल रहेगा ऐसे। इमेजिन करो आप ना, जो ऐसे गिफ्ट रैपिंग वाला होता है ना, बर्थडे गिफ्ट वाला रैपिंग, उसके ऊपर में ऐसे फ्लावर जैसा लगा होता है ना, तो ऐसे जो मूंछ लंबा सा निकला होता है वो रिबन जैसा, उसको ऐसे चाकू से ऐसे जो गिफ्ट रैपर वाले जो भैया होते हैं वो ऐसे ऐसे खींच देते हैं, वो है ना, तो वैसे से रिंकल बन जाता है, वो है ना, कर्ल बन जाता है वो ऐसे। तो ठीक उसी तरह से राइट हैंडेड फैशन में डीएनए जो है वो कॉइलिंग किया हुआ रहता है राइट हैंड फैशन में, ठीक। और जो पिच है वो पिच कितना है हेलिक्स का? 3.4 नैनोमीटर है ना। देखो है नैनोमीटर 3.4, और एमस्ट्रिंग बोलेंगे तो क्या हम लोग बोलेंगे? 34 एमस्ट्रिंग बोलेंगे, है ना। रफली उसमें कितना होता है? 10 बेस पेयर होता है उसमें एक टर्न में, है ना। और जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द बेस पेयर वो क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 0.3 नैनोमीटर होता है। ये सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब ये है एक और कि जो प्लेन ऑफ जो वन बेस है, मतलब एक जो बेस है वो स्टैक, मतलब ये जैसे ये डीएनए का स्टैंड है 1 2 3 4 5 6 से एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्टैकिंग कर रहा है ना, इसको बोलते हैं स्टैक करना। जो प्लेन है वो बेस पेयर का वो स्टैक करता है ओवर द अदर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में, है ना। तो ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड ये मतलब एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर देता है स्टेबिलिटी के लिए। समझे बात को? चलिए आगे देखते हैं अब। तो मैंने आपको बोला था ना कि क्लास 11th वाले बुक में बायोमोलिक्यूल में ये वाला है दिया हुआ डायग्राम, देखो आप ध्यान रखना, ठीक है। मैंने आपको बताया ये जो एडिनोसिन है, अच्छा मतलब इसमें शुगर भी होगा और नाइट्रोजनस बेस भी होगा। कौन सा वाला? एडेनिन वाला। देखो ये पूरा शुगर है और देखो ये एडेनिन हो गया, दिख गया है ना। अभी देखो ये यूरिडिन है, मतलब यूरासिल होगा, देखो यूरासिल है, और यहाँ पर ये पूरा शुगर है ना। और ये देखो ये सिंगल साइक्लिक रिंग तो बड़ा वाला नाम देखो पायरीमिडीन है लिखा हुआ, डबल साइक्लिक रिंग छोटा वाला नाम देखो प्यूरिन है लिखा हुआ। ठीक है, 2 स्ट्रक्चर दिया हुआ है बस, है ना। चलिए अब आपको यहाँ देखो दिख रहा है एडिनालिक एसिड, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड। अरे न्यूक्लियोटाइड तो मतलब शुगर होगा, फॉस्फेट होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा। देखो ये शुगर है
देखो ये फॉस्फेट है, देखो ये एडेनिन नाइट्रोजन बेस है ना, तीनों है। एडिनिन वाला अगर जुड़ा है ना तो इसको एडिनाइलिक एसिड कह सकते हैं, गुआनिन अगर जुड़ा रहेगा उसको गुआनाइलिक एसिड कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग नेमिंग कर सकते हैं, एकदम सिंपल है ये सब। चलो अब ये राइबोज शुगर है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये OH एक्चुअली में यहाँ होता है ना, ये OH यहाँ होगा, H यहाँ होगा, यहाँ पर ये H है, OH है ना, H है, OH है, और यहाँ पर CH2OH है, यहाँ पर H होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्लास 11th वाला है ये, है ना, न्यूक्लिक एसिड। देखो प्लीज़ मैं कह रहा हूँ, आपको स्किप करने का मन है, यहाँ पे स्किप कर दो, आप 10 सेकंड आगे हो जाएगा वो, है ना। बट ये सब जो है ना मैं जानबूझ कर नहीं कर रहा, ये एग्जैक्ट सेम टू सेम है, आप देख लो एक बार, है ना। चलो आओ, मैक्रोमोलेक्यूल एक तरह का, है ना, जो कि इनसॉल्युबल रहता है, ये अलग चीज़ है, इनसॉल्युबल वाली चीज़ें आप देखना शुरू करो यहाँ से। फॉर न्यूक्लिक एसिड जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है, हाँ भैया होता है। अब जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 केमिकली कंपोनेंट से बनता है, 3 कंपोनेंट से। एक जो है कंपोनेंट क्या है, वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस, और दूसरा वाला को हम लोग बोलते हैं क्या, मोनोसैकराइड है। मतलब ये शुगर का बात कर रहा है, कौन सा शुगर का बात कर रहा है, राइबोज शुगर का बात कर रहा है। और तीसरा वाला जो फॉस्फोरिक एसिड है, मतलब वही वो फॉस्फेट का बात किया है ना, या फिर फॉस्फेट, देखो लिखा हुआ है। ओल्ड एनसीईआरटी में आप देखोगे ना, पेज नंबर 149 दिया होगा इसका, ठीक है। नया वाला का नहीं याद है भाई। चलो देखो, आप ये नोटिस करोगे कि जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है न्यूक्लिक एसिड में, जो कि नाइट्रोजनस बेसिस होता है, उसका नाम एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन या थाइमिन होता है। फिर से बताया पूरा, जो एडेनिन और गुआनिन होता है वो सब्सटीट्यूटेड है, वो प्यूरिन का है ना, मतलब एडेनिन कहाँ गया भाई, ये एडेनिन और गुआनिन किसके अंदर में है, ये प्यूरिन के अंदर में है। लेकिन जो रेस्ट ऑफ जो भी चीज़ है वो पायरिमिडिन का है। पायरिमिडिन का कौन कौन सा है, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल हो गया, है ना। चलो देखो, जो स्केलेटल हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगा उसको हम लोग प्यूरिन और पैरिमिडिन हम लोग कहते हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। शुगर जो पाया जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड में, या तो वो राइबोज होगा मोनोसैकेराइड जो कि 5 कार्बन का पेंटोज होता है, और या तो 2 डीऑक्सीराइबोज। 2 क्यों बोला भाई, क्योंकि वो सेकेंड वाले कार्बन पे ही डीऑक्सीजनेशन हो रहा है। ओके, अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है जिसमें डीऑक्सीराइबोज है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलेंगे डीएनए, जिसका फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। लेकिन जिसमें राइबोज रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, आरएनए, मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। देखो सेम है, सब कुछ समझ में तो आ रहा है ना। चलिए आइए, ये भी है ना। देखो न्यूक्लिक एसिड जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक। जिसका एग्जांपल क्या है, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का वो डीएनए है, फेमस। वाटसन और क्रिक, आपको नाम लिया था ना कि वाटसन क्रिक भाई साहब आते हैं, है ना, और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देते हैं। तो ये जो मॉडल है वो कहता है कि डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, 2 स्ट्रैंड जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एंटी पैरेलल होता है, अपोजिट डायरेक्शन में रन करेगा, ये बात बता चुके। जो बैकबोन होता है वो किसका होता है, शुगर फॉस्फेट का होता है। नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो प्रोजेक्टेड है किधर, वो मतलब लेस परपेंडिकुलर में है, वो बैकबोन है ना, इनसाइड में है। एडेनिन और गुआनिन जो है वो कंपलसरी बेस पेयर है, वो मतलब देखो जो ए है वो टी के साथ और जो जी है वो सी के साथ, ये वो कहना चाहता है, ठीक है। देर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, हाँ भाई ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, है ना। लेकिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा किसके बीच में, सी और जी के बीच में, है ना। ईच स्ट्रैंड जो अपीयर होगा वो हेलिकल स्टेयरकेस, मतलब आप समझो, आप देखे हो कहीं कहीं बिल्डिंग के किनारे में ना छोटा सा स्पेस रहेगा और वो सीढ़ी ऐसे ऐसे घूम के जाएगा, लोहा का सीढ़ी रहेगा वो ऐसे घूम के जाएगा, वो ठीक वैसा ही स्टेयर केस की तरह वो होगा, ऐसे ऐसे वो घूम के जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे डीएनए का वो मतलब नाइट्रोजनस बेसिस है वो पूरा। तो ये कहता है ना कि ये जो घूमा ये कितने डिग्री पे घूमा, तो ये जो घूमेगा वो 36 डिग्री पे घूमेगा, ये बात अभी बोलेगा, देखना आप। ईच स्टेप ऑफ एसेंट, मतलब ऐसे चढ़ना, है ना। ईच स्टेप ऑफ एसेंट इज रिस्पेक्टिवली बाय पेयर ऑफ बेसिस, एक एक जो सीढ़ी जो हम चढ़ रहे हैं वो एक एक नाइट्रोजनस बेसिस से हम लोग चढ़ रहे हैं। और जो एक एक जो स्टेप ऑफ एसेंट है ना वो टर्न कर रहा है कितना पे, 36 डिग्री पे, समझे बात को। 1 फुल टर्न ऑफ हेलिकल स्टैंड
इन्वॉल्व करेगा 10 स्टेप, मतलब एक जो ऐसे फुल जो टर्न स्टैंड करेगा वो कितना, वो पिच का बात कर रहा है या फिर वो टर्न का, तो कितना होगा, वो 10 बेस पेयर होगा उसमें, है ना। ये जो अटेम्प्ट है वो लाइन डायग्राम, वो जो पिच है वो कितना 34 एमस्ट्रिंग, ये बात बता चुके हैं ना। जो बेस पेयर है वो, अच्छा देखो, द राइज पर बेस पेयर विल बी 3.4 एमस्ट्रिंग, मतलब ये कह रहा है कि जो राइज जो होगा ना पर बेस पेयर, मतलब ये वाला बेस पेयर और ये वाला बेस पेयर के बीच में कितना होगा, तो 3.4 एमस्ट्रिंग होगी। ये बात मैंने आपको बता भी रखा था कि भाई यहाँ पे एमस्ट्रिंग में दिया हुआ, वहाँ पे नैनोमीटर में दिया हुआ है, आप अभी देखे हो अच्छे से, है ना। चलो, दिस फॉर्म ऑफ डीएनए विथ अबव मेंशनड सेलेंट फीचर इज कॉल्ड एज बी डीएनए। हाँ, डीएनए का टाइप होता है बहुत, ए डीएनए बी डीएनए, तो ये क्या बी टाइप का डीएनए है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ एक बार जो हायर क्लास में आप पढ़ोगे, है ना, कि बहुत सारा वो डजन्स ऑफ फॉर्म ऑफ डीएनए होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, है ना। चलो ठीक है, यूनिक फीचर है। अब देखो आप एक बात, है ना, ये देखो, ये डीएनए का वो पूरा आपका क्या है, स्ट्रक्चर है डीएनए का, है ना। देखो यहाँ पर, ये थोड़ा इसको इग्नोर करना, येलो वाला को, अच्छा इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, रुको एक सेकंड। चलो ध्यान दो, ये है आपका क्या, शुगर, ये भी शुगर, और ये वाला फॉस्फेट, है ना। अब यहाँ पे क्या बना, बॉन्ड बना, ठीक है। देखो ये भी शुगर, ये भी फॉस्फेट, और यहाँ पर क्या हुआ, बॉन्ड बना, है ना। देखो ये ओ है बीच में, ये ऐसे बॉन्ड बनाया डायरेक्ट, कुछ बताया भी नहीं अच्छे से, मैंने आपको बताया पूरा, है ना। ये जो थाइमीन है और एडनिन है, ये डबल बॉन्ड बना है, ये और ये देखो 3 बॉन्ड बना है ना। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा अच्छे से, है ना। चलिए आइए, अब ये जो है आपका एनसीईआरटी, आप ओल्ड एनसीईआरटी आप देखोगे क्लास 12 पेज नंबर होगा शायद 97 के आसपास में होगा, 97 या 98 के आसपास में होगा। लेफ्ट साइड में 5.1.1 स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इसके ठीक ऊपर में ना कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं कि भाई ह्यूमन में हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट कितना होता है, मतलब हैप्लॉइड डीएनए में बेस पेयर कितना होता है, 5 × X लैम्डा फेज में कितना होता है, इस तरह से बहुत चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। वो फैक्ट्स आप याद रखोगे उसको। अब देखो, ये कहता है कि आइए हम लोग रिकैपिचुलेट करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को, जो डीएनए और आरएनए का है। तो बोला कि भाई 3 कंपोनेंट का मिलके बना होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, पेंटोज शुगर होता है ना, ठीक, और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। 2 टाइप का होता है नाइट्रोजनस बेसिस, प्यूरिन होता है ना। प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन आएगा। फिर पायरिमिडीन है, पायरिमिडीन में क्या क्या है, साइटोसिन है, यूरासिल है और थाइमीन है। साइटोसिन जो है वो कॉमन है दोनों में, डीएनए में और आरएनए में, लेकिन थाइमीन सिर्फ प्रेजेंट होता है डीएनए में, यूरासिल जो है सिर्फ प्रेजेंट होता है आरएनए में। ये बात आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि जो डीएनए वाला था और ये आरएनए वाला था, तो यहाँ पर जो है ना, देखो साइटोसिन और गुआनिन वाला तो सेम था, साइटोसिन और गुआनिन वाला सेम था, है ना, ट्रिपल बॉन्ड बना दो। लेकिन यहाँ पर जो एडनिन जो जुड़ेगा थाइमीन के साथ, तो यहाँ पर एडनिन जुड़ता है यूरासिल के साथ, मतलब ये जो थाइमीन है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए में, जो यूरासिल है वो सिर्फ और सिर्फ किस में, आरएनए में, ठीक है। वही बात लिखा हुआ है कि यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए, ठीक, एट द प्लेस ऑफ थाइमीन, मतलब थाइमीन की जगह पे क्या होता है, यूरासिल होता है। ए नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू द OH ग्रुप, देखो समझो ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनना। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट है ये वाला, देखो ओहो, इसको देखो ध्यान से। क्या मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे कि, देखो ऐसे कि ए नाइट्रोजनस बेस इज, ये वाला, कि एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ रहा है OH ग्रुप ऑफ पहला वाला कार्बन से, है ना, किसके थ्रू, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू। ए नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द OH ग्रुप ऑफ फर्स्ट कार्बन, है ना, बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। चलिए आइए देखिए,
देखो भाई ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है, कहाँ चला गया। A nitrogenous base is linked to the OH of first pentose sugar through N-glycosidic linkage to form a nucleoside। हाँ, जो शुगर है और अगर नाइट्रोजनस बेस अगर मिल गया तो वो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड ही बनेगा, वो न्यूक्लियोटाइड तो बनेगा नहीं, उसके लिए तीनों चाहिए, है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे कितना छुपा छुपा के बताया, अगर एडिनोसिन बन सकता है ना, या तो एडिनोसिन बन सकता है, या तो डीऑक्सी एडिनोसिन बन सकता है, या तो गुआनिन बन सकता है, या तो डीऑक्सी गुआनोसिन बन सकता है, या तो साइटिडिन बन सकता है, या तो डीऑक्सी साइटिडिन बन सकता है, या तो यूरिडिन बन सकता है, या तो डीऑक्सी थाइमिडिन बन सकता है ना। जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहेगा, अच्छा देखो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहेगा किससे, OH ग्रुप ऑफ पांचवा कार्बन ऑफ न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। देखो जो OH ग्रुप है, देखो रे बच्चा, देख देख OH ग्रुप कहाँ गया, देखो ये फॉस्फेट जुड़ा रहेगा किससे, OH ग्रुप से। आप देखो कि ये जो फॉस्फेट है ये जुड़ता है इस तरह से, यहाँ पे CH2OH, तो ये वाला फॉस्फेट इस OH के साथ जुड़ रहा है ना, कौन सा बॉन्ड, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, क्योंकि ये ईस्टर यहाँ पे एक और ईस्टर तो फिर डाई ईस्टर होता है ना। देखो यहाँ जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है OH ग्रुप कौन सा, पांचवा कार्बन ऑफ न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड क्यों बोला, क्योंकि ये जो शुगर है यहाँ फिर से OH के साथ ये नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा, तो ये टोटल को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे, मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका, याद करो, है ना। तो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा OH ग्रुप ऑफ पांचवा वाला कार्बन न्यूक्लियोसाइड के थ्रू, किसके थ्रू, फॉस्फो ईस्टर लिंकेज के थ्रू, है ना। एक कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड या फिर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डिपेंड करेगा कि कौन सा शुगर प्रेजेंट है ना, न्यूक्लियोसाइड में कौन सा शुगर प्रेजेंट है, जो वाला शुगर प्रेजेंट है वैसे हम लोग या तो डीऑक्सी नाम दे देंगे या तो हम लोग सिंपल नाम दे देंगे, ठीक है, फॉर्म हो जाएगा। 2 न्यूक्लियोटाइड लिंक रहता है कैसे, 3,5 फॉस्फोडाई ईस्टर लिंकेज से, ताकि वो बनेगा डाइन्यूक्लियोटाइड। मोर न्यूक्लियोटाइड्स हो सकता है ज्वाइन रहे इस तरह से मैनर में, ताकि बन जाए पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, है ना। ये जो, तो हमने स्ट्रक्चर को कर लिया अच्छे से, कॉम्पोजिशन कर लिया, शुगर फॉस्फेट नाइट्रोजन बेस क्लियर हो गया, एग्जिस्टेंस रह गया ना। एग्जिस्टेंस आपको अपने आप आगे समझ में आएगा कि डीएनए से क्रोमेटिन कैसे बना, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम कैसे बना। फिलहाल मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दे देता हूँ, ठीक है। देखो एक जो डीएनए है ना, उस डीएनए को हम लोग कभी भी देख ही नहीं पाएंगे। कैसे नहीं देख पाएंगे भाई, वो लोग तो देख लिया वाटसन और क्रिक, समझो। डीएनए जो है एक मैमेलियन डीएनए जो होगा ना, मतलब ह्यूमन के सेल का, मैमल्स का, लगभग 2.2 मीटर का होता है डीएनए। मतलब कितना, 1 मीटर होता है इतना, 2 मीटर इतना, इससे भी ज़्यादा बड़ा, मतलब 2.2 मीटर का होता है क्या, डीएनए। तो वो छोटे से छोटे न्यूक्लियस के अंदर में वो कैसे रहेगा, तो वो जो है ना पैकेज होके रहता है, पैकेजिंग होके रहता है, ठीक है। पैकेजिंग होके जब वो रहेगा तो ना वो इस तरह से धागा जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा, और उस धागा जैसा स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। और ये जो क्रोमेटिन है ये ना इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा, कब, सेल डिवीजन के टाइम में, उसको हम लोग क्रोमोसोम बोलेंगे। तो ये जेनेटिक मटेरियल का 3 मतलब स्टेज है, डीएनए होता है इस तरह का स्ट्रक्चर, और ये क्रोमेटिन ऐसा धागा ऐसा स्ट्रक्चर है, और ये क्रोमोसोम इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। रियलिटी में जो क्रोमोसोम है वो होता है ऐसा, है ना। ठीक, चलिए देखो आओ, तो डीएनए को एज अ एसिडिक सब्सटेंस, देखो न्यूक्लियस में कोई एसिडिक सब्सटेंस पाया गया है ना, जो कि एक्चुअल में डीएनए था, कौन ढूंढा उसको, तो वो आइडेंटिफाई किया था कौन, फ्रेडरिक मेशर, कब, 1869 में। मतलब न्यूक्लियस में पाया जाने वाला एसिडिक सब्सटेंस, ठीक है, जो कि एक्चुअल में डीएनए था, कौन ढूंढा, फ्रेडरिक मेशर, कब, 1869 में। और उसको नाम क्या दिया, न्यूक्लिन। देखो उस समय ना ऑलरेडी नाम का बहुत पंगा था, क्या पंगा था कि भाई जो भी साइंटिस्ट आ रहा है वो कुछ अपना नाम से कुछ बना दे रहा है, वो है ना। मालपीजियन नाम के साइंटिस्ट ढूंढे कोई टिब्यूल को जो कि एक्सक्रीशन करता है, तो मालपीजियन टिब्यूल बोल दिए, तो ऐसा पंगा था। तो भाई न्यूक्लियस में पाया जाने वाला सब्सटेंस तो न्यूक्लिन बोला, ठीक है। अब बोला कि देखो हालांकि जो है ना वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल लिमिटेशन था उस समय, टेक्निकल लिमिटेशन था कि हम लोग जो है ना डीएनए को
इंटैक्ट फॉर्म में आइसोलेट नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि हम लोग इंटैक्ट फॉर्म में आइसोलेट नहीं कर पा रहे थे, तो इस स्ट्रक्चर का रहस्य खोलना, राज खोलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, है ना। देखो, however due to technical limitation isolating such long polymer intact, वो जो इलूसिडेशन था स्ट्रक्चर का डीएनए का, वो रिमेन इलूसिव, है ना, मतलब रहस्य जो है वो राज ही रह गया, ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। उसके बाद ये कहता है क्या फिर, अच्छा ये जो आपका डिस्कवरी वाला चीज़ है ना, इसको हम लोग थोड़ा साइड में रखते हैं, मज़ा आएगा, ये अलग डिटेल टॉपिक ये जाएगा अभी, ठीक है, इसको हटाते हैं। अब आप देखो, अब हम लोग देखते हैं इरविन चार्गव में। ये जो इरविन चार्गव आए, ये क्या बोले भाई कि जो रेशियो है एडेनिन और थाइमिन का या फिर साइटोसिन और गुआनिन का, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और इक्वल रहेगा, है ना। वही इरविन चार्गव रूल, A/T, है ना, इज इक्वल टू G/C, है ना, ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा। इरविन चार्गव रूल जो हम लोगों ने एक बार न्यूमेरिकल्स भी देखा। चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं किधर, डिस्कवरी की तरफ, ठीक है। चलिए आइए, अच्छा डिस्कवरी देख लेते हैं पहले, ठीक है। देखो, देखो एक छोटा सा कहानी है इसका, ठीक है, मैं आपको पहले एक्चुअल में कहानी समझाता हूँ, ठीक। देखो, तो ना क्वेश्चन ऐसे आएगा कि डबल हेलिकल मॉडल जो डीएनए का है वो किसने दिया। तो ये जो डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए है वो दिया है कौन, वाटसन और क्रिक, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। कब दिए, 1953 में दिए हैं। अब समझना, लेकिन ये जो वाटसन और क्रिक जो कि डबल हेलिकल मॉडल दिए हैं, तो इस डबल हेलिकल मॉडल के लिए ना उन्होंने हेल्प लिया किसी का। किसका हेल्प लिया, तो बगल में मेहनत चल रहा था, किनका मेहनत चल रहा था, रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस का। ये जो दोनों साइंटिस्ट थे ना, ये क्या करते हैं ना कि ये डीएनए पे ये क्या करते हैं कि एक्स रेज को जो है ना ये बम्बार्ड करते हैं, और एक्स रेज को बम्बार्ड करेंगे, उसके डिफ्लेक्शंस को रीड करेंगे। इसको बोला जाता है एक्स रे डेटा डिफ्रैक्शन, ठीक है, ये एक्स रे डिफ्रैक्शन डेटा क्रिस्टेलोग्राफी। ये जो शब्द है ना, ये कॉमनली बहुत बार एग्जाम्स में यूज हुआ है। कौन कौन शब्द, एक्सरे डेटा डिफ्रैक्शन और क्रिस्टेलोग्राफी। ये जो शब्द है इसका मतलब हुआ कि डीएनए पे एक्स रेज को बम्बार्ड करना, उसके डिफ्लेक्शंस को रीड करना और स्ट्रक्चर्स का पता लगाने का कोशिश करना, ठीक है। चलिए आइए, तो साइंटिस्ट जो थे जो कि एक्चुअल में डबल हेलिकल मॉडल दिए वो कौन थे, वाटसन और क्रिक। हेल्प किनका लगा, मतलब एक्सरे डेटा डिफ्रैक्शन के हेल्प से, तो वो कौन साइंटिस्ट थे, रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस, ठीक है। आइए, double helical model of DNA was given by James Watson and फ्रांसिस क्रिक का 1953 में, ठीक है। ओके, by the help of X-ray डिफ्रैक्शन डेटा, इसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टेलोग्राफी बोलते हैं, है ना। कौन दिया, गिवन बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन, ठीक है। दो बात आप ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। चलिए, अब है कुछ इंपॉर्टेंट बात, देखो समझो। ये जो डीएनए का हम लोग बोलते हैं ना, तो जो डीएनए है ह्यूमन के केस में, ये जो डीएनए है ना वो लगभग 2.25 मीटर का होता है। 1 मीटर हुआ इतना, 2 मीटर हुआ इतना, है ना, और 2.25 मीटर इससे भी ज़्यादा बड़ा, है ना। तो अब देखो कि 2.25 मीटर का जो डीएनए है उसको हम लोग एक छोटे से न्यूक्लियस में कैसे रखेंगे, तो वो जो है ना बहुत ज़्यादा पैकेज होके रहता है, कंडेंस होके रहता है, और वो कंडेंस होकर के धागा जैसा स्ट्रक्चर बना देगा। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं।
मतलब ये जो हमारा डीएनए है इसका 3 जो है ना स्टेजेस है। ये हो सकता है क्रोमेटिन बन जाए, ठीक है, या फिर ये हो सकता है आगे जाके क्रोमोसोम बन जाए। कब बनेगा ये क्रोमोसोम? तो ये क्रोमोसोम बनता है कब? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। क्यों बनता है क्रोमोसोम? क्योंकि जो क्रोमोसोम है ना वो एक तरह का यूनिट फॉर्म है। देखो समझो, आप ध्यान से सुनना। जब हम लोग सेल डिवीजन का बात करते हैं तो सेल डिवीजन जो है वो ऐसे होगा, है ना। इस जगह पे न्यूक्लियस जो है ना वो डिवाइड हो रहा होता है, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो रहा होगा। तो आप समझो जेनेटिक मटेरियल भी तो डिवाइड होगा ना, तब ना ये यहाँ डॉटर सेल में जाएगा, यहाँ डॉटर सेल में जाएगा। तो क्रोमेटिन अगर रहेगा, जो कि क्रोमेटिन कैसा है, ऐसा धागा जैसा है, तो ये धागा कैसे कट के जाएगा? तो ये जो क्रोमोसोम है वो एक यूनिट फॉर्म होता है जो कि क्रोमेटिन से ही बनता है। कैसे? तो क्रोमोसोम जो है ना स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखाई देगा। तो ये जो क्रोमोसोम है ये जो है ऐसा बीच में अलाइन हो जाता है कुछ इस तरह से, है ना, ऐसा बीच में अलाइन हो जाएगा और यहाँ से स्पिंडल फाइबर जुड़ेगा, यहाँ से स्पिंडल फाइबर जुड़ेगा और वैसे पुल आउट करेगा, है ना। तो ये आधा आधा ब्रेक हो जाएगा। तो जो डॉटर सेल है उसमें ये वाला आधा इसमें चला गया, ये वाला आधा इसमें चला गया, है ना। तो क्रोमोसोम इसलिए बन। तो हम लोग यहाँ तक देखें कि जो डीएनए है ना, ये डीएनए डीएनए के फॉर्म में कभी रह ही नहीं सकता। ये कैसे रहेगा? ये क्रोमेटिन के फॉर्म में रहेगा, धागा जैसा रहेगा। फिर ये सेल डिवीजन का टाइम में क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम बन जाएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग अपना जर्नी को एक बार रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ रखा जेनेटिक मटेरियल का ये तीनों टॉपिक को, है ना। एग्जिस्टेंस डीएनए के फॉर्म में हो सकता है, क्रोमेटिन के फॉर्म में हो सकता है, क्रोमोसोम के फॉर्म में भी हो सकता है। और जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर पढ़े बढ़िया से हम लोग, है ना। डीएनए का स्ट्रक्चर जो इस तरह का था, उसमें क्या पिच था और क्या रेडियस था, सब कुछ पढ़े हम लोग। कॉम्पोजिशन पढ़े, उसमें शुगर पढ़े, फॉस्फेट पढ़े, नाइट्रोजन बेस पढ़े, ठीक है। अब देखो आप ना ऐसा करो कि मेरे साथ एकदम क्विक रिवीजन करना एकदम ध्यान से, ठीक है। अब जिसको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंप्लीट है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, आप स्किप करके आप 1-2 मिनट आगे आप चले जाओ, ठीक है। समझना। तो जेनेटिक मटेरियल जो कि क्या होता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। और क्या है ये? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा। इसी को हम लोग न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में पाए जाने वाला एसिडिक सब्सटेंस था जिसको बाद में 1869 में फ्रेडरिक मेशर क्या बोले? न्यूक्लिन शब्द दिए। करेक्ट है? ओके। अब उसके बाद क्या देखें हम लोग? ये जो न्यूक्लिक एसिड जिसका एग्जांपल डीएनए और आरएनए होता है, इसी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसका 3 कंपोनेंट होता है, शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस। शुगर जो है या तो हो सकता है राइबोज या तो हो सकता है डीऑक्सीराइबोज। राइबोज पाया जाएगा आरएनए में, डीऑक्सीराइबोज पाया जाएगा डीएनए में, ठीक है। अब आओ फॉस्फेट पे। जो फॉस्फेट है वो कैसा होगा? फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में होगा, ठीक है, H3PO4। और ये आयनिक बन जाएगा, ऐसे फॉस्फेट बन जाएगा आयन में, ठीक है। अब आ जाओ नाइट्रोजनस बेस पे। नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो क्या है? वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। वो 2 तरह का होगा, एक होगा प्यूरिन, एक होगा पायरिमिडीन। जो प्यूरिन होता है वो क्या होगा? एडेनिन गुआनिन। पायरिमिडीन क्या? साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। यूरासिल सिर्फ और सिर्फ पाया जाएगा किसमें? आरएनए में। थाइमिन किसमें पाया जाएगा? थाइमिन पाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ डीएनए में, ठीक है। आगे हम लोग इसका केमिकल मॉडिफिकेशन भी समझेंगे, क्या क्या डिफरेंस है डीएनए में आरएनए, ये सब हम लोग देखेंगे बढ़िया से, ठीक है। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनता है? जो शुगर है, ठीक है, बीच में ओ है ना, और ऐसे झोपड़ा ऐसा स्ट्रक्चर ऐसे, है ना। अभी स्ट्रक्चर बना, इसमें क्या है? पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, और फिर इसको एक्सटेंड करके CH2OH, ये 5वां कार्बन, करेक्ट है। उसके बाद देखो, तो ये जो है ना ऑल्टरनेट में OH वाला बॉन्ड लगेगा, ठीक है। जो पहला वाला कार्बन है यहाँ OH और H बॉन्ड, ठीक है। फिर यहाँ पर HOH दूसरा तीसरा में, ठीक। अब देखो चौथा में देखो यहाँ पर CH2OH लगाओ, OH, तो यहाँ पर H हो जाएगा, है ना। ऐसे आपको सिखाए थे पूरा। तो और हम लोग देखें अब क्या ईस्टर बॉन्ड कैसे होता है? वो OH है ना, ये जो शुगर वाला जो OH है थर्ड वाला कार्बन पे, ये वाला OH और जो फॉस्फेट वाला जो OH है, उन दोनों के बीच में क्या होगा? कंडेंसेशन या फिर डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कह सकते हो आप। 1 H2O मॉलिक्यूल निकल। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। जेनेटिक मटेरियल का कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में तुक्के से स्क्रॉल करते हुए, क्योंकि अब देखो सब्सक्राइब करने बोलूँगा तो आप लोग ऐसे भी नहीं करने वाले हो। माँ बाप का सुनते नहीं हो, हमारा क्या सुनोगे, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं आगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।